हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों का परचम क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम डेफिनेटली होंगे आपके एग्जाम में। कोई भी एग्जाम जो आने वाला है, आप वहाँ पर यहाँ से लेकर क्वेश्चन देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेंस राइटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो देखने को आपको मिलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज के सेशन में हमें बात करनी है जो 13th नंबर का ब्रिक्स समिट होने जा रहा है भारत में, क्या उसके एजेंडा रहने वाले हैं, कौन कौन इस समिट में पार्टिसिपेट करने वाला है। इसके बाद हम ब्रिक्स के बारे में जानेंगे, ब्रिक्स के अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर रही है और इनके एजेंडा क्या क्या हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी कि आज हमको क्या क्या करना है। तो बिल्कुल आपका जो मेंस राइटिंग अगर आप करने वाले हैं तो यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स भी दे रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं जो आपको मदद करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और लिंक को एक बार शेयर कर देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में ये बोला गया है भारत के द्वारा कि 9 सितंबर को, मतलब आने वाले समय में कल, आप कह सकते हैं 9 सितंबर को जो है वो भारत के द्वारा ब्रिक्स का 13th नंबर जो ब्रिक्स समिट है उसकी मेजबानी करेगा। और ये जो ब्रिक्स है इसकी 15वीं एनिवर्सरी होगी, 15वीं वर्षगांठ होगी। अभी तक भारत 2 और बार जो है वो ब्रिक्स की मेजबानी कर चुका है, एक 2012 में और एक 2016 में। अगर प्रश्न आता है कि टोटल कितनी बार ब्रिक्स की मेंबरशिप या ब्रिक्स की प्रेसिडेंशियलशिप जो है वो भारत के पास थी या ब्रिक्स को होस्ट किया है, तो 3 बार हो जाएगा, 2012, 16 और 21। और ये इसका 15th नंबर एनिवर्सरी जो है वो ब्रिक्स की सेलिब्रेट की जा रही है। यही बात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर बोली गई है। और इसको चेयर कौन करने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी ही इसको चेयर करने वाले हैं। ठीक है, 13th ब्रिक्स समिट टू टेक प्लेस ऑन द 9 सितंबर, पीएम मोदी टू चेयर इवेंट वर्चुअली। क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है तो हम गैदरिंग वगैरह भी अवॉइड की जाती है, इसलिए सारा कार्यक्रम जो है वो वर्चुअली होस्ट होने वाला है। इसके पहले 2020 में भी जो समिट हुई थी वो रशिया में हुई थी और वो भी वर्चुअली होस्ट की गई थी बाय द रशिया, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। कौन कौन इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, तो सबसे पहले ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो, फिर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा। इसके अलावा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी, इसके अलावा हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल जी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं मार्को ट्रोड्जियो, इसके अलावा ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन है ओंकार कनवार, और ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस की जो हेड है डॉक्टर संगीता रेड्डी। ये सभी लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब इस मीटिंग की थीम क्या रहेगी, तो भारत इसको चेयर कर रहा है, 15th नंबर की एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसकी जो थीम है वो है इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड द कॉन्सेंसस। तो जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ है, 5 कंट्रीज़ जो है ब्रिक्स की, उनका इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि एक तरफ चाइना है तो एक तरफ इंडिया है। और कई बार आपने देखा है चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ भी आपको देखने को मिला है, चाहे वो गलवान वैली हो या लद्दाख का रीजन हो। ठीक है ना, तो किस तरीके से इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए, यही इसकी थीम रहने वाली है। अब मीटिंग आप करते हो तो मीटिंग के कुछ एजेंडाज होते हैं ना, कि हमारी आज मीटिंग है, इस मीटिंग में हमको ये वाले पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो वैसे ही भारत ने भी डिस्कशन के लिए 3 मेन पिलर्स वहाँ पर डिज़ाइन किए हैं जो कल की मीटिंग में वो डिस्कस करने वाला है। सबसे पहला उसका मुद्दा रहने वाला है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी आतंकवाद से लड़ना है हमको, अभी आपने तालिबान का मुद्दा देखा है, ऐसे हमारा पीओके रीजन है, एलएसी का रीजन है। तो जो भी आपका यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी हो रही है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ मुद्दा ये भी है कि चाइना का स्टैंड कभी भी किसी को क्लियर नहीं होता है। हम कभी सुनते हैं कि वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और एक तरफ वो मतलब कभी भी सीधे स्टैंड नहीं लेता। तो ये टेररिज्म से हम कैसे निपट सकते हैं, किस तरीके से ग्लोबल और रीजनल लेवल पे हम सिक्योरिटी ला सकते हैं, वो यहाँ पर मुद्दे होने वाले हैं। तो वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर ये बात होगी, शांति सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बात होगी। और क्या बात होगी, रिफॉर्म द मल्टीलैटरल सिस्टम।
ठीक है। मल्टीलेटरल सिस्टम, जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन, लगभग पूरा का पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, क्योंकि 193 कंट्रीज वहाँ पे मेंबर है। तो उसकी अप्रोच बहुत बड़ी है, उसके जो बेनिफिशरीज हैं या उसकी जो सब्सिडी अलाइंसेज हैं, उसके पास जो फंड है वो बहुत बड़ा है, इसलिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रन करता है। ब्रिक्स अब छोटी सी संस्था है, केवल और केवल उसमें 5 कंट्री हैं। तो हमको अगर मल्टीलेटरल सिस्टम को डेवलप करना है तो हमें कुछ और नई कंट्रीज, मतलब जो हमारी प्रोजेक्ट हैं या हैं, उसमें कुछ नई कंट्रीज को शामिल किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से दूसरे देशों के साथ हम ट्रेड को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन मल्टीलेटरल सिस्टम पे काम किया जाएगा और टेररिज्म पे काम किया जाएगा, पहला। दूसरी बात की गई है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें अपने ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सेक्टर, एनर्जी, फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से बूस्ट ला सकते हैं। तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, जहाँ पे फोकस रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट, इनोवेशंस, डिजिटल हेल्थ, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और ब्रिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2020 से 25 तक क्या स्ट्रेटजी होने वाली है और एग्रीकल्चर को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अब कोविड के समय क्या हुआ, लोगों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब पीपल टू पीपल कनेक्ट, P2P कनेक्ट यहाँ पर बातें की गई हैं। तो बिल्कुल लोगों के कल्चर को, उनके एकेडमिक, यूथ, स्पोर्ट, बिजनेस, रेगुलर एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पीपल को पीपल से कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेन 3 पिलर जो हैं वो कल की मीटिंग में भारत के द्वारा रखे जाएंगे। अब ब्रिक्स जो है, जैसा कि मैंने कहा कि बिग 5 जो हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसका एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रिक्स है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। ठीक है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसका आइडिया 2006 में आता है और ब्रिक बनता है। ब्रिक में 4 कंट्रीज होती हैं, 4 बिग इकोनॉमीज होती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, 2009 में। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो जाता है और ब्रिक की जगह ये ब्रिक्स हो जाता है 2010 में। अब इसको हम बिग 5 नेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो ब्राज़ील भी एरिया वाइज बड़ा है, चाइना भी एरिया वाइज बड़ा है, रशिया भी एरिया वाइज बड़ा है। तो टोटल जो लैंड मास है पूरे वर्ल्ड का 30% लैंड मास, लैंड एरिया हमारे पास है। अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और चाइना की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 42% होल्ड करते हैं, टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का हम 24% लेते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में इन 5 कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% है। मतलब आप देखो 30% लैंड है, 42% पॉपुलेशन है, 24% जीडीपी में योगदान है और 16% हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इसलिए हमने इन बिग 5 नेशंस को बिग इकोनॉमी भी कहा है और यही ब्रिक्स का एक संगठन है। ठीक है। चलो, अब ब्रिक्स जो वर्ड है ये सबसे पहले कहाँ से आता है, तो 2001 की बात है। जो एक पर्सन है जिम ऑनेल, तो जिम ऑनेल के द्वारा सबसे पहले ब्रिक शब्द का यूज़ किया गया। उन्होंने ये बात रखी कि ये जो 4 बड़ी कंट्री हैं इनको आपस में मिलके काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, ये डेवलपिंग कंट्री, इनका एरिया भी अच्छा है, जनसंख्या भी अच्छी है, तो ये एक दिन ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इसलिए जिम ऑनेल ने 2001 में ब्रिक शब्द रखा और ब्रिक टावर का जो मुख्यालय बनाया गया था वो संघाई में बनाया गया था। अब ब्रिक ने अभी तक क्या अचीव किया है, तो ब्रिक ने सबसे पहले एक अचीवमेंट और ये एक अच्छा काम किया था, जो था वो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाना। तो ब्रिक्स के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा ही 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। अब इस बैंक की बात कहाँ से शुरू हुई, तो 2014 में जो 6 नंबर की ब्रिक्स की समिट होती है, 2014 में 6 नंबर की जो ब्रिक्स की समिट होती है ब्राज़ील के फोर्टालेजा में, वहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात होती है और 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, जिससे हम इन एरियाज में, इन 5 कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सके और किसी भी कंट्री को अगर पैसे की ज़रूरत है, इकोनॉमिक बूस्ट के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो ये बैंक उनको फंडिंग प्रोवाइड कर सके। इसी उद्देश्य से ब्रिक्स के देशों ने मिलकर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पर बनाया था। जब इनिशियली इसे बनाया गया तो 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर की जो कैपिटल है उसके साथ इसको बनाया गया था इनिशियली। अगर हम इसके हेड ऑफिस की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस जो है वो चीन के संघाई में है। अगर इसके रीजनल ऑफिस की बात करें तो साउथ अफ्रीका में रीजनल ऑफिस जोहान्सबर्ग में इसका पहला रीजनल ऑफिस बनाया गया था। साथ ही साथ 2019 में ब्राज़ील के साओ पाउलो में भी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका रीजनल ऑफिस बनाया गया है।
तो इसका ओरिजिनल ऑफिस कहाँ है? संघाई में है। पहला इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पे बनाया गया? तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका में इसका पहला रीजनल ऑफिस बनाया गया। अब एक छोटा सा की पॉइंट है कि सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बनाने की बात किसने करी? तो भारत ने करी थी। जब 2012 का ब्रिक्स का समिट होता है, मैंने आपको कहा था ना कि 2012 और 2016 के समिट में भारत होस्ट था, तो 2012 का जो 4th नंबर का ब्रिक्स का समिट होता है इंडिया में, वहां पर इंडिया के द्वारा पहली बार न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात की गई थी। फिर 2014 का जो ब्रिक्स समिट होता है 6वें नंबर का, वहां पर इसे अप्रूव कर दिया गया और 2015 में फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनकर तैयार हो गया। चलिए, अगला जो अचीवमेंट या अगला जो प्रोजेक्ट ब्रिक्स के द्वारा चल रहा है वो है ब्रिक्स मैथ्स। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे मैथ्स का कंपटीशन है, गणित की प्रतियोगिता है, जिसका उद्घाटन 2019 में ब्राजील के 11th नंबर के ब्रिक्स के समिट में किया गया था। यहाँ पर उद्देश्य है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो पूरे बच्चे हैं उनको इस मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया जाए और लगभग 20 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ऐसी उम्मीद है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स का ये कंपटीशन है ब्रिक्स मैथ्स। इसके अलावा कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट भारत के ब्रिक्स के द्वारा किया गया। जैसे कि भारत में भी एक फंड होता है कंटिजेंसी फंड, जिसको इमरजेंसी फंड भी कहते हैं, आकस्मिक निधि, राइट ना। कमेंट करके आप मुझे बता देना कि भारत का कंटिजेंसी फंड किस आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो कंटिजेंसी फंड आकस्मिक निधि, कोई भी आपत्ति आ गई तो हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होता है जिसको निकालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, तो हम निकाल सकते हैं। वैसे ही इमरजेंसी कंडीशन में आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट फंड बनाया गया है जिसको कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट फंड कहते हैं। ठीक है, अब एक कंटिजेंसी फंड कब बनाया गया? तो 5th नंबर की जो ब्रिक्स की समिट होती है 2013 में साउथ अफ्रीका में, वहां पर इस फंड को बनाने की बात की जाती है और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल को सेटअप करने की बात भी यहाँ पर की जाती है। तो $100 बिलियन के सेटअप के साथ इस कंटिजेंसी फंड को बनाया गया है। ठीक है, और ये जैसे कि भारत का एक थिंक टैंक है नीति आयोग, वैसे ही ये जो ब्रिक्स की बिजनेस काउंसिल है ये ब्रिक्स का थिंक टैंक की तरह काम करता है। ठीक है, चलो अगली बात यहाँ पे कर लेते हैं कि बांग्लादेश हाल ही में मेंबर बन गया है किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। कंफ्यूज मत होइएगा, बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। ब्रिक्स में आज भी 5 ही कंट्री हैं। बांग्लादेश जो है ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट है उसको उसने ज्वाइन कर लिया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। बांग्लादेश को इनवाइट किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2020 में और फाइनली बांग्लादेश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा आप अगर यूनाइटेड अरब अमीरात UAE देखेंगे और उरुग्वे देखेंगे तो 3 कंट्रीज ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। वो 3 कंट्री कौन कौन सी हैं? UAE, उरुग्वे और फिर बांग्लादेश। इन तीनों कंट्री ने जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमको साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट करना है या ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करना है, क्योंकि हम पूरा ईस्ट में हैं और जो वेस्टर्न कंट्री है उनका अपना अलग ग्रुप चलता है, तो ईस्ट और वेस्ट में अगर हमें कनेक्टिविटी बतानी है या फिर ईस्ट की पावर को और इन्हांस करना है तो हमको कुछ और कंट्रीज़ को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक में और भी लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया है और उसी के अंतर्गत पहला बार जो मर्जर या पहली बार जो हमने कंट्रीज़ को शामिल किया है वो 3 कंट्री हैं, बांग्लादेश है, उरुग्वे है और UAE है। अभी तक जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसके 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट अलग अलग कंट्री में चल रहा है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट न्यू डेवलपमेंट का बैंक का भारत में है। लगभग 30 बिलियन के ये 80 प्रोजेक्ट, $30 बिलियन के 80 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट किस एरिया में होते हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करने के लिए, वाटर और सैनिटेशन के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, ग्लोबल एनर्जी के लिए, क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का काम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम, ये इस बैंक के एजेंडे हैं और इसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है हमारा NDB। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए आज का? एक क्वेश्चन तो वो कंटिजेंसी फंड पे आप बताएंगे ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो आप मुझे बताएंगे, द बैंक वॉज स्टेबलाइज्ड बाय द ब्रिक्स नेशन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका विच इज न्यू डेवलपमेंट बैंक इन विच ईयर?
टू फाइनेंस मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इन पांचों कंट्री के डेवलपिंग इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ये इनको फाइनेंशियल मदद करेगा। तो कब इसको बनाया गया, 2014, 15, 12 या 16? जो भी आंसर आप कमेंट में हमें बताएंगे। आई थिंक ये पूरा मुद्दा आपको समझ में आया होगा कि ब्रिक्स क्या है, भारत के एजेंडे क्या है और ब्रिक्स के अचीवमेंट क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे।